अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2012 का इंटीरियर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अच्छा ये बेलाई नहीं है, ये बैसिलाई है। बैसिलाई बैक्टीरिया जो है उनका शेप क्या होता है? तो आपने चैप्टर नंबर 6 में बैक्टीरिया के शेप्स पढ़े होंगे। एक बैक्टीरिया वो होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, सर्कुलर होते हैं इस तरह के, दे आर नोन एज कोकाई बैक्टीरिया। एक वो होते हैं जो रॉड शेप होते हैं और ये रॉड शेप बैक्टीरिया जो हैं ये कहलाते हैं बैसिलाई। ठीक है, ये इस तरह के रॉड शेप होते हैं, दे आर नोन एज बैसिलाई। इसके अलावा एक कॉमन शेप बैक्टीरिया होते हैं, ये इस तरह के कॉमन शेप होते हैं, ये इनके पास फ्लैजिला होता है, ये स्क्रू शेप या कॉमन शेप कहलाते हैं। और एक होते हैं जो कि स्प्रिंग लाइक होते हैं या इस तरह के स्प्रिंग लाइक होते हैं या स्क्रू शेप होते हैं, ये स्क्रू शेप बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, ये 4 वैरायटीज़ होती हैं। तो बैसिलाई जो हैं वो रॉड शेप होते हैं। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कोकाए हैं वो कभी सिंगल हों तो मोनोकोकस कहलाता है, अगर 2 ऐसे एक साथ जुड़े हुए हों तो ये डिप्लोकोकस कहलाता है। अगर इस तरह के एक चेन बन जाए, 7 बैक्टीरिया जो हैं ये एक चेन में अटैच हो तो ये कहलाता है स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये गुच्छे की शक्ल में हो, जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है, तो ये कहलाता है स्टैफिलोकोकस। तो ये डिफरेंट इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है पूछने के लिए। डैश इज़ द टिपिकल प्रोटोजोआन दैट हैज़ बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये प्रोटोजोआ कौन है? देखें, प्रोटोजोआ का मतलब है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, जोआ का मतलब है एनिमल। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है कि जिन्हें इनिशियल एनिमल कंसिडर किया जाता है। हालांकि इन्हें एनिमल किंगडम में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? बिकॉज ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी मेंबर्स आप देखेंगे वो सब के सब मल्टी सेलुलर होंगे, जबकि प्रोटोजोआ जो हैं ये यूनिसेलुलर हैं। लेकिन इनमें एनिमल लाइक फीचर हैं। क्या फीचर है? ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जिस तरह एनिमल नहीं बना सकते, तो ये हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। दूसरी बात, इनके पास भी सेल वॉल नहीं होती, जिस तरह एनिमल के पास नहीं होती। इनके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता और ये भी मोटाइल होते हैं, यानी मूव करने वाले होते हैं। ये कौन से किंगडम में रखे गए हैं? ये सेकंड किंगडम में रखे गए हैं, जिसका नाम है किंगडम प्रोटोक्टेस्टा। तो इसके अंदर अमीबा आ जाता है, इसके अंदर पैरामीशियम आ जाता है, इसके अंदर आपका अच्छा बाकी इसके अंदर नहीं आते, ये 2 आते हैं। वायरस जो है ये किसी किंगडम के अंदर नहीं आता, क्योंकि वायरस के बारे में कहा जाता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है, जबकि जो किंगडम बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, अल्वा जो है ये आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अल्वा जो है, वायरस भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस भी प्रोटोजोआ नहीं है, अल्वा भी प्रोटोजोआ नहीं है। अल्वा बेसिकली है एल्जी वो होते हैं जो प्लांट की तरह के होते हैं। ये ग्रीन होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और ये फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये सारे फीचर वो हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। तो ये एनिमल लाइक नहीं है, ये प्लांट लाइक है। बच गया यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा मेंबर है कि जिसमें कुछ मेंबर्स जो हैं वो एनिमल लाइक हैं और कुछ मेंबर्स जो हैं ये प्लांट लाइक हैं। ये आता प्रोटोजोआ के अंदर है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर जो हैं वो प्लांट लाइक भी हैं। फॉर एग्जांपल, एनिमल लाइक फीचर क्या है कि ये मोटाइल है, ये मूव करता है। ठीक है, इसके पास फ्लैजिला होता है मूव करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एनिमल लाइक फीचर क्या है? इसका जो सेल होता है, ये इसका सेल है। ठीक है, ये इसका सेल है, इसके ऊपर ना एक अदद लेयर होती है। ये सेल वॉल नहीं है, देखिए सेल मेम्ब्रेन सब एनिमल्स के अंदर आखिरी लेयर होती है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, लेकिन ये सेल वॉल नहीं है और ना ही ये सेलुलोज से बनी होती है। ये प्रोटीन की कवरिंग है, जिसे आप कहते हैं पेलिसल। ये एनिमल का फीचर है। तो ये 2 फीचर इसके पास एनिमल लाइक हो गए। प्लांट लाइक क्या फीचर है? ये ऑटोट्रॉफिक होता है, इसके पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक होता है। इसके अलावा इसके पास एक आई रिसेप्टर होता है, लाइट रिसेप्टर होता है, जो आई स्पॉट कहलाता है। ये लाइट को डिटेक्ट करता है। ये प्लांट का फीचर है कि वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये प्लांट लाइक फीचर हैं इसके। तो इसे कहा जाता है ये बॉर्डर लाइन है, ये दोनों के दरमियान आता है। ये दोनों ऑल्दो प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल लाइक फीचर कैरी करते हैं, इनमें प्लांट लाइक फीचर नहीं होता। ओके, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। पेनिसिलिन आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर की गई थी। देखिए, एंटीबायोटिक होती क्या है? ये एक ऐसा केमिकल है जो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए या उसे मारने के लिए। तो एनवायरनमेंट के अंदर फंजाई हैं, फंजाई के ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो फंजाई ने बैक्टीरिया से बचने के लिए केमिकल बनाया ताकि वो बैक्टीरिया को खुद से दूर रखें और अपने आप को बचाएं। इंसानों ने क्या किया? फंगस से वो केमिकल निकाल लिया। वो पहला केमिकल एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा बैक्टीरिया के खिलाफ,
तो ये जो हमें मिला था पेनिसिलिन, ये फंगस से मिला था और ये फंगस का नाम है पेनिसिलियम। और आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि ये फंगस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। फंजाई की 4 कैटेगरीज है, जो सबसे आखिरी वाली कैटेगरी है जिसका नाम है ड्यूट्रोमाइकोटा। ये फंगस पेनिसिलियम जो है ये उससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये वाली जो एंटीबायोटिक है जो आपको नेचर से मिली है, देखिए आपको किसी ऑर्गेनिज्म से मिली है ना नेचर से, तो ये कहलाती है नेचुरल एंटीबायोटिक। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखा। फॉर एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, लैब के अंदर इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा सा चेंज, लेकिन ये वर्क उसी तरह से करता है। तो इसकी समझे कॉपी बना ली, लेकिन चूंकि ये साइंटिस्ट ने लैब के अंदर बनाया है तो ये वाली एंटीबायोटिक कहलाएगी सिंथेटिक। तो कुछ हमारे पास नेचुरल एंटीबायोटिक होती हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, किसी ऑर्गेनिज्म से उठा ली हमने, और कुछ जो हम उसकी कॉपी बनाते हैं, उसको देखकर बनाते हैं, वो लैब के अंदर बनाई हुई कहलाती है सिंथेटिक। एक और तरह से एंटीबायोटिक को डिफाइन किया जाता है, वो है नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया की 2 टाइप्स, मैंने समझाई भी थी किसी पेपर में, कि एक बैक्टीरिया होते हैं जो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव, और एक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। जो ब्लूइश नज़र आते हैं बैक्टीरिया कलर डालने पर, वो पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। क्यों आते हैं ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और जो पिंक नज़र आते हैं कलर डालने पर, जो अपना ब्लू कलर लूज करके पिंक कलर ले लेते हैं, वो कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। अब देखिए इनके ऊपर ना डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक्स असर करती हैं। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ इनको मारती हैं, इनको नहीं मारती, और कुछ ऐसी हैं जो इन्हें मारती हैं, इन्हें नहीं मारती। तो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती है जो किसी खास तरह के ऑर्गेनिज्म को मारती है। तो फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को मारेगी और कुछ ग्राम पॉजिटिव को मारेगी तो वो नैरो स्पेक्ट्रम है। फिर आती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होती हैं जो इन दोनों को मारने की एबिलिटी रखती हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कन्फर्म नहीं होता कि ये जो इन्फेक्शन हो रहा है कि ये कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, पॉजिटिव वाले से हो रहा है या नेगेटिव वाले से, तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता पता करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, तब तक वो आपको कौन सी एंटीबायोटिक देगा, वो आपको देगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ताकि इनमें से जो भी बैक्टीरिया हो वो मर जाए। और जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसे पता लग जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया, तो वो उसके खिलाफ एंटीबायोटिक देगा नैरो स्पेक्ट्रम। द सेगमेंटेड वर्म्स बिलोंग टू द फाइलम। कौन सा फाइलम है कि भाई जिसके अंदर ऐसे वर्म्स आते हैं कि जिनकी बॉडी टुकड़ों में डिवाइडेड नजर आती है। तो आपने ये ऑर्गेनिज्म देखा होगा जिसकी बॉडी टुकड़ों में होती है, दिस इज कॉल्ड अर्थवर्म। और अर्थवर्म बिलोंग करता है फाइलम एनालिडा से। एनालिडा का दूसरा नाम होता है सेगमेंटेड वर्म्स। लीच जो है, जोंक जिसे कहते हैं, जो ब्लड सक करती है, वो भी इसी के अंदर आती है। नीमाटोडा को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स। पॉरीफेरा को क्या कहते हैं, दे आर स्पंजेस। मॉलस्का को क्या कहते हैं, दे आर सॉफ्ट बॉडीड, ठीक है, ये सॉफ्ट बॉडी वाले इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। नीमाटोडा के अंदर आपका एस्कैरिस आ जाता है, पॉरीफेरा के अंदर आपका एस्कन और साइकन आ जाता है, और मोलस्का के अंदर स्नेल आ जाता है, ऑक्टोपस आ जाती है। आर्थ्रोपोडा बेसिकली इसका मतलब होता है जॉइंटेड लिम्स। जिस तरह हमारे लिम्स के अंदर जोड़ होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनके लिम्स में भी जोड़ होते हैं, तो ये जॉइंटेड लिम्स इनका नाम है। और इसके अंदर मेनली आपके इंसेक्ट्स आते हैं। जितने भी इंसेक्ट हैं दुनिया में, इंसेक्ट वो होता है जिसकी 6 टांगें होती हैं, वो आते हैं। इवन 8 टांगों वाले लाइक मकड़ी है, स्कॉर्पियन है, वो भी इसी के अंदर आते हैं। 10 टांगों वाले लाइक क्रैब्स हैं, और आपके प्रॉन्स हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। और कुछ वो हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा टांगें होती हैं, जैसे सेंटीपीड, डेक्कन खजूरा जो होता है, मिलीपीड, वो भी इसी के अंदर आते हैं। डैश आर एक्सक्लूसिवली मरीन। मरीन का मतलब है समंदर के पानी में रहने वाले, और एक्सक्लूसिवली का मतलब है कि सिर्फ उसी में रहते हैं, उससे बाहर नहीं रहते, यानी मीठे पानी में नहीं पाए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मीठे पानी में भी पाए जाते हैं और जो खारे पानी में भी पाए जाते हैं, समंदर के पानी में। तो हमने वो ग्रुप निकालना है जो सिर्फ और सिर्फ मरीन है। तो ये इकाइनोडर्म्स है। इकाइनोडर्मेटा वो है कि जिसके अंदर स्टारफिश आती है। इनकी स्किन जो है उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, दैट इज़ वाई इनका नाम है इकाइनोडर्म्स। डर्मा का मतलब स्किन, इकाइनो का मतलब वो छोटे छोटे स्पाइन। स्टारफिश इसके अंदर आती है। स्टारफिश पेंटामेरस होती है, यानी इसके 5 आर्म्स होते हैं, और इनके पास एक अदर स्पेशल वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, ये भी इनका बड़ा खास फीचर है। बाकी आर्थ्रोपोडा का मैं बता चुका हूँ। प्रोटोजोआ जो है ये अभी हम पीछे डिस्कस करके आए, इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आते हैं। ये एनिमल्स नहीं है बट ये एनिमल लाइक हैं। नीमाटोडा में बता चुका। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को कहते हैं फ्लैट वर्म्स। ये चपटे वर्म्स होते हैं। इसके अंदर प्लेनेरिया आता है, इसके अंदर टेप वर्म आता है, इसके अंदर लिवर फ्लूक आता है। इनमें से कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ जो है वो पैरासाइट होते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल टेप वर्म जो है ये हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, काऊ के अंदर भी होता है और ये पिग्स के अंदर भी होता है।
द बॉटनिकल नेम ऑफ द ब्रिंजल इज, तो ब्रिंजल जो है ये बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी से। तो आपको नज़र आ रहा है ये मेरे ख्याल में सारे फैमिली सोलेनेसी के हैं। इसके अंदर ये जो सोलेनम ट्यूबरोसम है ये आपने कॉमनली देखा होगा, नाम ये याद होगा आपको, ये पोटैटो का नाम है। और इसी से मिलता जुलता है सोलेनम मेलोंगिना, मेलोंगिना या मेलोंजिना जो है ये नाम है बेसिकली ब्रिंजल का। तो ब्रिंजल जो है उसे हम कहते हैं सोलेनम मेलोंजिना। ये आपको मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर, बहुत सारे बॉटनिकल नेम्स है उसमें से कुछ पूछे जाते हैं। मज़े की बात यह है कि हर स्पीशी का, हर ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है उसके दो पीसेस होते हैं। जैसे इसका नाम है सोलेनम मेलोंगिना। अच्छा, अब इस नाम में है क्या कि पहला जो पीस है ये जाहिर करता है जीनस को, और दूसरा वाला जो पीस है ये जाहिर करता है स्पीशी को। जीनस वो ग्रुप होता है जिसमें मिलती जुलती स्पीशी रखी जाती हैं। तो अगर आप ये वाला नाम देखें, इसमें भी सोलेनम है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रिंजल और पोटैटो ये सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोनों का पहला नाम सेम है। इवन ये वाला भी सोलेनम नाइग्रम ये भी सेम जीनस से बिलोंग करता है, लेकिन इनकी स्पीशी डिफरेंट है। ये स्पीशी है, ये स्पीशी है, और ये स्पीशी है, ये डिफरेंट है। ये सिस्टम जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है, और ये लीनियस ने जो है वो हमें पेश किया था। पायरोविक एसिड जो है वो एंड प्रोडक्ट है इनमें से किसका? तो अगर आपने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी है बायो एनर्जेटिक्स में, ये वो चैप्टर है जिससे स्टूडेंट भागते हैं, तो आपको पता होगा हम जो खाना खाते हैं उसको तोड़ तोड़ कर हमें दिया जाता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज दाखिल होता है सेल के अंदर, और सेल में दाखिल होने के बाद ये पहली मशीन से गुजरता है जो साइटोप्लाज्म में होती है। उस मशीन का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में क्या होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, तो ग्लाइकोलाइसिस इसे तोड़ देता है बीच से, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनके अंदर 3-3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि ये बीच से टूटेगा तो 2 टुकड़े बनेंगे। ये मॉलिक्यूल कहलाता है पायरोविक एसिड। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये पहला प्रोसेस होता है जो ग्लूकोज जिससे गुजरता है, और इसके नतीजे में ग्लूकोज नहीं रहता बल्कि वो बीच से टूट जाता है और 2 टुकड़े बनते हैं जिन्हें आप पायरोविक एसिड कहते हैं। अब पायरोविक एसिड के पास अगर ऑक्सीजन होगी तो वो चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगले मशीन के अंदर दाखिल हो जाएगा जिसे आप कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जाएगा पायरोविक एसिड, और इससे निकल के आएंगे ये वाले मॉलिक्यूल NADH और FADH2। इनके पास ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन से फिर निकाली जाएगी एनर्जी। तो ये वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब जाएंगे तीसरी मशीन के अंदर जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फाइनली आपको मिलेगा ATP। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 11 जल्द, बायो एनर्जेटिक्स। बाकी क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस ये तो प्लांट्स के अंदर होता है, और इसके नतीजे में पायरोविक एसिड नहीं बनता। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, ये जब पायरोविक एसिड को मैंने बताया अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, लेकिन अगर पायरोविक एसिड को ऑक्सीजन ना मिले, अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो अब ये पायरोविक एसिड टूटेगा एनारोबिकली, ये कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये प्लांट्स में होगी तो बनेगा इथाइल अल्कोहल, और अगर ये एनिमल के अंदर या आप में या मुझ में बनेगा, आप में या मुझ में अगर ये पायरोविक एसिड टूटता है बिना ऑक्सीजन के, तो हम में बनेगा लैक्टिक एसिड, जो अगर मसल्स में जमा होता जाए तो मसल्स जो है ना उनमें दर्द होने लगता है, जिसे आप कहते हैं मसल फटीग। नाउ वाइन्स एंड बेयर्स दे आर फॉर्म ड्यू टू डैश प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर जो आपके यीस्ट होते हैं उनके अंदर भी, या बैक्टीरिया के अंदर भी, जब पायरोविक एसिड टूटता है विदाउट ऑक्सीजन तो इसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसके नतीजे में बनता है अल्कोहल। तो इन्हें इस्तेमाल भी किया जाता है, यीस्ट को या बैक्टीरिया को इस्तेमाल भी किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, और इनसे वाइन्स बनाई जाती हैं और बेयर्स बनाई जाती हैं। तो ये काम कौन से प्रोसेस से होता है? एरोबिक नहीं बल्कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। कहीं नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि उसका दूसरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम होता है फर्मेंटेशन। तो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहें चाहे फर्मेंटेशन कहें, इसका मतलब है ग्लूकोज टूटेगा इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके नतीजे में वाइन्स और बेयर्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप कैन नॉट अकर अमंग्स द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम मीटिंग बिटवीन अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी? बहुत आसान सी बात है भाई, एक सिंपल सा क्रॉस करवाना है आपने। तो सपोज कर लें ये एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, और ये एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है बी। सॉरी क्या है? हाँ बी है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि इनके जो बच्चे होंगे उनमें ब्लड ग्रुप नहीं पूछ रहे आपसे, वो पूछ रहे हैं कौन सा जीनोटाइप नहीं मिल सकता। देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है ना ये फिनोटाइप है, यानी ये फिजिकल अपीयरेंस है,
हमें समझ आ रहा है कि इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर, हमें पता है कि इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर इस तरह का एक मॉलिक्यूल लगा होगा, तो हमने कहा इसका ब्लड ग्रुप ए है। हमें पता है इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर इस तरह का मॉलिक्यूल लगा होगा, तो हम कह देंगे ब्लड ग्रुप बी है। तो ये तो हो गया फिनोटाइप, ये तो फिजिकल अपीयरेंस है। लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल करती हैं जीन्स, तो हमने देखना है इनके जीनोटाइप क्या है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना, उसके पास हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास कितनी जीन्स होती हैं? 2। तो या तो उसके पास दोनों जीन्स ब्लड ग्रुप ए वाली होंगी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों जो हैं ये वाला मॉलिक्यूल बनवाएंगी, या उसके पास एक इनमें से ए वाली होगी और एक होगी जो कोई ग्रुप नहीं बनवाएगी, यानी इस हालत में रेड ब्लड सेल मिलेगा कि कोई ग्रुप ना बने। अच्छा देखें, ये वाली जीन जो है ये बनवाना चाह रही है ए एंटीजन, लेकिन ये वाली जीन नहीं बनवाना चाह रही। लेकिन अगर आप गौर करें तो कैपिटल में किसको लिखा है हमने? कैपिटल में लिखा है हमने इस वाली को, इसका मतलब ये डोमिनेंट है, तो ये अपना काम कर जाएगी, और ये रिसेसिव है, ये इसे रोक नहीं सकती। तो दोनों कंडीशन में ब्लड ग्रुप होगा ए। तो हमें नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है। जिस शख्स का ब्लड ग्रुप ए है उसके पास ये वाली 2 जीन्स भी हो सकती हैं और ये वाली भी हो सकती हैं। सिमिलरली जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास भी या तो दोनों जीन्स बी करवाने वाली होंगी, या उसके पास एक जीन होगी बी करवाने वाली और एक जीन होगी जो बी नहीं बनवाना चाहेगी, यानी ओ ब्लड ग्रुप के लिए। लेकिन डोमिनेंट कौन है? बी, जब भी इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं इनके जो बच्चे होंगे उनमें इनमें से कौन सा आपको जीनोटाइप नहीं मिल सकता? ये जो ए और ए लिखा है ना, इसका मतलब ये है 2 बार ए। ये जो ए और बी लिखा है इसका मतलब एक जगह पर ए और एक जगह पर बी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। देखें इधर सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, यहाँ से इनमें से एक आएगा और यहाँ से इनमें से एक आएगा, ठीक है। अब गौर करें, इसको छोड़ दें, इसको रख लें, ठीक है, इसको भूल जाएं और इसको भी भूल जाएं, क्योंकि इससे हम काफ़ी सारे निकाल लेंगे। देखिए सपोज कर लें फादर के पास से आता है ये वाला और मदर के पास से आता है ये वाला, तो क्या बनेगा? आई ए और आई बी, ठीक है। ये पॉसिबल है, एक ए वाली जीन और एक बी वाली जीन। ये बेसिकली इन्होंने जीन्स लिखी हुई हैं लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से नहीं लिखी, इस तरह से लिखना चाहिए था। तो एक ए वाली जीन एक बी वाली जीन, ये बिल्कुल पॉसिबल है, सही है। दूसरी कंडीशन देखें, यहाँ से ये वाला आया ए वाला और यहाँ से आया ओ वाला, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इन्होंने इसको इस तरह से लिखा है, एक ए, दूसरा ओ नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, हालांकि लिखना चाहिए था अगर आप लिख रहे थे तो ये वाला जीनोटाइप भी पॉसिबल है कि एक ए हो। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से बी आए और यहाँ से ओ वाला आ जाए, तो एक बी होगा और दूसरा ओ वाली होगी, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि इधर से भी स्मॉल आई आए और इधर से भी स्मॉल आई आए और ब्लड ग्रुप ये हो जाए, ओ हो जाए, ठीक है। ये जीनोटाइप ये वाला भी हो सकता है। तो ये 4 जीनोटाइप जो हैं ये पॉसिबल हैं। कौन सा नहीं है? 2A, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पास ए है, इसके पास ए नहीं है, तो यहाँ से तो ए आ जाएगा एक, यहाँ से ए नहीं आ सकता। तो ये वाला जीनोटाइप जो है ना कि आई ए और आई ए हो, यानी इनका कोई बच्चा जो है वो ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास दोनों जीन्स ए वाली हों। हाँ, ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जिसके पास एक जीन ए वाली एक बी वाली हो, ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जिसके पास एक जीन ए वाली हो एक जीन ओ वाली हो, ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिसके पास एक जीन बी और एक जीन ओ वाली हो, और ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं कि जिसके पास दोनों जीन्स ओ वाली हो। लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके पास 2 जीन्स ए वाली हों। इवन कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पास 2 जीन्स बी वाली हों, क्योंकि बी वाली मदर से तो आएगी, फादर के पास बी वाली जीन नहीं है। तो अगर ये भी देते हैं ना, अगर ये वाला ऑप्शन ना हो और ये वाला ऑप्शन हो तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन द फ्रूट फ्लाइज, ठीक है, द जीन फॉर विंग टाइप इज लोकेटेड ऑन ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब ये है कि उस क्रोमोसोम पर लगी है जो मेल और फीमेल में एक जैसा होता है। अब हमारे पास 2 अलील्स हैं, यानी विंग की 2 वैरायटीज हैं। एक है वाइल्ड टाइप विंग जो पूरा होगा, ठीक है, ये विंग है और ये डोमिनेंट है, और एक होगा वेस्टिजियल विंग। वेस्टिजियल विंग ये छोटा सा होगा, ठीक है, और ये रिसेसिव है। इसका मतलब क्या है? अगर 100 फ्लाइज हैं तो उसमें से आपको ज़्यादातर के पास ये वाला विंग नजर आएगा, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसे ना इसके लिए अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो विंग के लिए हम यूज़ कर लेते हैं W, सही है। और वाइल्ड टाइप वाला जो डोमिनेंट है इसके लिए हम कैपिटल W इस्तेमाल कर लेते हैं, और वेस्टिजियल वाले के लिए हम स्मॉल w इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल है।
अब इन्होंने क्या किया, एक फ्लाई ली, मेल फ्लाई ली, ये मेल फ्लाई है, और इसके विंग्स कैसे हैं, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब ये वाले विंग्स हैं, और होमोजाइगस का मतलब एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास दो जीन्स होती हैं, तो इसके पास दोनों जीन्स ये वाली हैं, डोमिनेंट वाली हैं। इसको इन्होंने क्रॉस करवाया किसके साथ, एक फीमेल के साथ, ये फीमेल फ्लाई है, इसके साथ क्रॉस करवाया जिसके पास थे वेस्टिजियल विंग, ये वाले विंग्स। जाहिर है ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये तभी आएगा जब इसके पास दोनों जीन्स ये वाली होंगी, स्मॉल डब्ल्यू होंगे। अभी सवाल क्या पूछ रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर फीमेल प्रोजेनी इज एक्सपेक्टेड टू हैव वाइल्ड टाइप विंग्स। अच्छा देखें, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग बनाया इन्होंने कि जो बच्चा इंटर के लेवल के ऊपर होगा ना, बहुत मुश्किल है, उसने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ा भी होगा ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो फ्रूट फ्लाई वाला एक्सपेरिमेंट है विंग्स वाला, वो ऑटोसोमल नहीं है, वो है सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, यानी उसकी जीन लगी हुई है सेक्स क्रोमोसोम पे। जब भी जीन सेक्स क्रोमोसोम पर लगी होती है ना, तो मेल और फीमेल में डिफरेंट रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि मेल के पास आपको पता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो मेल और फीमेल में डिफरेंट रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ देखें, ये जीन लगी हुई है किसके ऊपर, ऑटोसोमल के ऊपर। ऑटोसोमल का मतलब है ये मेल में और फीमेल में सेम क्रोमोसोम होते हैं, इसका मतलब जो भी इफेक्ट आएगा वो मेल में और फीमेल में बराबर आएगा। तो इन्होंने जो खास तौर पर पूछा है ना कि फीमेल जो होंगी उनमें कितनों में वाइल्ड टाइप आपको विंग्स मिलेंगे, तो ये इन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत सिंपल सा क्रॉस है। मैं ये देखें, आपके पास एक प्लांट है, गुलाब का पौधा है, ठीक है, ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करता है, रेड और वाइट। आपने क्या किया, एक रेड फ्लावर वाला प्लांट लिया और एक वाइट फ्लावर वाला प्लांट लिया, इनको क्रॉस करवाया। इसके नतीजे में बनती है पहली जनरेशन, जिसे आप कहते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होगा, इनमें से कोई एक अपने आप को शो करेगा और कोई दूसरा अपने आप को शो नहीं करेगा। जो शो करता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं डोमिनेंट। तो आपको नजर आएगा जितने भी पौधे बने हैं F1 जनरेशन में, वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे लाल फूल वाले हैं। ऐसा ही होता है ना, जब भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाला क्रॉस करवाए जाते हैं तो F1 जनरेशन में एक अपने आप को शो करता है, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। अब इसी सिनेरियो को यहाँ देखें, ये आपने फ्लाइज ली, एक के पास है कौन सा विंग, वाइल्ड विंग, ठीक है, ये डोमिनेंट फीचर है, और दूसरे के पास है वेस्टिजियल विंग। आपने इनको क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के नतीजे में क्या बनेगी, क्रॉस करवाने के नतीजे में बनेगी F1 जनरेशन। क्या होगा F1 जनरेशन में, वो अपने आप को शो करेगी, वो जीन अपने आप को शो करेगी, वो कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा जो डोमिनेंट है। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कौन डोमिनेंट है, वाइल्ड वाला। तो आपको सारे के सारे बच्चे कैसे नजर आएंगे, सारी की सारी फ्लाइज वो होंगी कि जिनके विंग्स कैसे होंगे, वाइल्ड, चाहे वो मेल फ्लाइज हो चाहे वो फीमेल फ्लाइज हो। क्यों? क्योंकि इसकी जीन किस पर लगी है, इसकी जीन लगी हुई है ऑटोसोम पे। इन केस अगर ये आपको बताते कि, तो देखें कितने परसेंट, अगर मैं इससे पूछूं फीमेल में कितना परसेंट वाइल्ड आ रहा है तो 100% है। अगर मैं पूछूं मेल में कितना परसेंट वाइल्ड आ रहा है 100% है। अगर मैं पूछूं बच्चों में कितना परसेंट वाइल्ड आ रहा है तब भी 100% है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर अपने आप को शो करता है F1 जनरेशन में। लेकिन तो इसका आंसर मैं पहले बता दूं फिर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर है 100%, ठीक है, फीमेल में 100% होंगी जो वाइल्ड टाइप विंग्स वाली होंगी। लेकिन अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी जीन ऑटोसोम पर नहीं लगी हुई, इसकी जीन लगी हुई है सेक्स क्रोमोसोम पे, सेक्स क्रोमोसोम पे, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेल जो है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो अगर इसके पास वाइल्ड वाला होगा, अगर इसके पास वाइल्ड वाला होगा तो इसके विंग्स वाइल्ड होंगे, अगर इसके पास वेस्टिजियल वाला होगा तो इसके विंग्स वेस्टिजियल हो जाएंगे। जबकि फीमेल के अंदर 3 कंडीशन होंगी, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके पास एक कंडीशन वो होगी जब इसके पास दोनों वाइल्ड वाले होंगे, तब भी ये वाइल्ड होगी। एक कंडीशन होगी जब इसके पास एक वाइल्ड वाला होगा और एक वेस्टिजियल वाला होगा, और एक कंडीशन होगी जब इसके पास दोनों वेस्टिजियल होंगे। तो गौर अगर आप करें, मेल के अंदर 2 वैरायटी मिलेंगी, ठीक है, मेल के अंदर 50-50 होगा। आधी फ्लाइज, मेल फ्लाइज जो हैं वो वाइल्ड विंग वाली होंगी और आधी मेल फ्लाइज जो हैं वो वेस्टिजियल वाली होंगी। फीमेल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी वाइल्ड विंग वाली होंगी और ये भी वाइल्ड विंग वाली होंगी। तो यहाँ पे 50-50 था, यहाँ पे होगा 66 and 33, यानी 2:1। यहाँ पे 1:1 था, यहाँ पे 2:1 होगा। तो आपको नज़र आएगा कि
ज़्यादातर फीमेल फ्लाइज जो हैं उनके पास वाइल्ड विंग होगा, और कम होंगी जिनके पास वेस्टिजियल होगा, क्योंकि वाइल्ड विंग डोमिनेंट है। और चाहे 2 जीन्स हो वाइल्ड वाली, चाहे 1 जीन हो वाइल्ड वाली, फीमेल के पास वाइल्ड विंग्स होंगे। तो अगर ये जीन लगी होती सेक्स क्रोमोसोम पे तो फीमेल का रिजल्ट चेंज होता। ये जो F1 जनरेशन है इसमें सारे एक तरह के नज़र नहीं आते, बल्कि इसमें दोनों तरह की वैरायटी आपको नज़र आते हैं। और आपको नज़र आता कि मेल जो हैं वो शायद वाइल्ड वाले वो शायद वेस्टिजियल विंग्स वाले नज़र आते, और फीमेल जो है वो ज़्यादा वाइल्ड वाली नज़र आती। लेकिन चूंकि ये जीन ऑटोसोम पर लगी है तो रिजल्ट सेम आएगा मेल और फीमेल के लिए। सो द आंसर इज 100% फीमेल, या 100% मेल, या 100% बच्चे। F1 जनरेशन में सारे बच्चे वो होंगे जो एक ही तरह का कैरेक्टर शो करेंगे, वो है वाइल्ड। इनकेस अगर ये सवाल ऐसे पूछते कि वेस्टिजियल वाले कितने आएंगे, तो वेस्टिजियल चूंकि रिसेसिव कैरेक्टर है तो आपका आंसर हो जाता 0, क्योंकि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को शो करता है वो डोमिनेंट है, और ये सवाल में बता चुके हैं कि वाइल्ड टाइप विंग वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है।